नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी से कूटनीति सीखनी चाहिए। राहुल गांधी से उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहिए। राहुल गांधी से उन्हें सोशियो इकोनॉमी के बारे में जानना चाहिए और राहुल गांधी से इंटरनेशनल रिलेशंस को समझना चाहिए, सीखना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रचार करने की और एक नैरेटिव बनाने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। जी हां, दोनों एक दूसरे के साथ में ये समझौता कर सकते हैं। एक बेहतरीन समझौता होगा और देश को एक बहुत बेहतरीन शासन मिल सकता है। लेकिन हम सब जानते हैं यह संभव नहीं। राहुल गांधी सच बोलेंगे, राहुल गांधी वास्तविक तस्वीर दिखाएंगे और राहुल गांधी भविष्य बताएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी चुनावी रणनीति तय करेंगे। नरेंद्र मोदी जुमले देंगे, डायलॉग्स देंगे और चुनाव प्रचार कर लेंगे। यही एक सत्य है। शायद यही वजह है कि आज भारत की जो दशा हो गई है वो चिंताजनक है। भारत के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल 33 देशों में गए हुए और उन 33 देशों में वो कहीं पर भी जाकर के किसी भी देश के ना तो राष्ट्राध्यक्ष से मिले हैं, ना प्रधानमंत्री से मिले हैं, ना ही किसी अन्य विशिष्ट व्यक्ति से मिले हैं जो वहां का नीति नियंता हो और वह तय करता हो। हालात तो ये हुए तमाम बड़े देशों में भारत के प्रतिनिधि मंडल को वहां के सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स से भी मिलने को नहीं मिला। तब आप समझ लीजिए यह बात वैसे ही है जैसे कोई विदेशी प्रतिनिधिमंडल आए और वो जाकर के रामनाथ कोविंद से मिलके चला जाए। साहब क्या हो जाएगा? वही हालत हमारे प्रतिनिधिमंडल की हुई है पूरी दुनिया में। बहरहाल कोई अच्छा बोल लेता है, कम्युनिकेशन अच्छा है, किसी की इंग्लिश अच्छी है और कुछ कंट्रोवर्शियल बयान दे देते हैं तो वही लोग चर्चा में। जैसे शशि थरूर हो या सलमान खुर्शीद हो या कोई और हो। तो यह अपने आप में दर्शाता है कि भारत में ही वो भी उन्हें तवज्जो मिल रही, भारत के बाहर नहीं मिल रही। चाहे जितनी अंग्रेजी बोल ले, भारत के बाहर नहीं मिल रही। तो यह अपने आप में बेहद चिंताजनक है। शशि थरूर कांग्रेस सरकार के दौरान विदेश राज्य मंत्री रहे, इसलिए उनकी एक वजूद है। सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री रहे हैं और कानूनविद है, इसलिए उनकी एक अहमियत। मुस्लिम नेता है AIMIM के ओवैसी, तो उनको एक तवज्जो मुस्लिम देशों में मिल जाती है। शेष क्या हो रहा है? शेष सिर्फ तमाशा हो रहा है और वह तमाशा पूरा देश, दुनिया देख रही है। भारत को कहीं कोई सफलता नहीं मिली। भारत के प्रधानमंत्री का ओरा आज दुनिया में गिर चुका है और भारत की कूटनीति फेल हो चुकी है। चाहे सार्क देशों में हो, जो सार्क देशों का एक बड़ा ताकत बना करके राजीव गांधी ने खड़ा किया था, जिसके बूते हम दक्षिण एशिया की एक ताकत बन के दुनिया को चुनौती दे रहे थे। आज वह बर्बाद हो चुका है। हालत यह है, भारत के बगल में बांग्लादेश, वो भारत को नकार चुका है। उधर श्रीलंका भारत को नकार चुका है। पाकिस्तान हमारा कभी था ही नहीं। अफगानिस्तान भी हमारे साथ में डिप्लोमेटिक खेल रहा है, वो अमेरिका के इशारे पे खेलता है। और जो रसिया हमारा सबसे अच्छा मित्र होता था वो हमसे दूर हो रहा है। उधर मालदीव के साथ हमने रिश्ते खराब कर ही रखे हैं। अब प्रधानमंत्री वहां जाएंगे, बताइए, छोटे छोटे से देशों में यह स्थिति हो रही कि जाना पड़ा। भूटान ढुलमुल रवैये पे आ गया है और नेपाल भी हमसे दूर हो चुका है। इसी तरह वर्मा जो मम्यार है
वो भी हमें कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। हम बचे कहां हैं? तो यहां हम अपने अड़ोस पड़ोस में कहीं नहीं है। कहा जाता है आप कुछ भी बदल सकते हैं पर पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो साहब पड़ोसी की यह स्थिति है तो आप करेंगे क्या? तो चारों तरफ से सबके साथ में जो एक समय में भारत के रिश्ते होते थे वो आज चीन के रिश्ते हैं और भारत अलग थलग पड़ गया है। शायद यही वजह है कि अमेरिका बार बार भारत को बेइज्जत कर रहा है और कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज भारत को कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। और उधर आप देख लीजिए भारत किसी स्थिति में मजबूत नहीं। भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बुरी तरह से गिर गया है। मोदी सरकार में देश की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ चुका है। एचएसबीसी की रिपोर्ट बताती है देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स 3 महीने के निचले स्तर पर लुढ़क गया है। मतलब देश में सामान कम बन रहे हैं और कम बिक रहे हैं। भारत के बाजार में मंदी छाई है। लोगों के पास जरूरी खर्च करने को पैसे नहीं हैं। ऐसे में सामानों की डिमांड कम है जिसकी वजह से उत्पादन भी घट रहा है। इस साल जीडीपी पिछले 4 साल में सबसे धीमी रफ्तार से बढ़ी है। ये सारे आंकड़े बताते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो सिर्फ चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं। भारत में पराग्वे का राष्ट्रपति आता है तो उसके स्वागत में रेड कारपेट वेलकम नरेंद्र मोदी करते हैं। पराग्वे का शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा। और इसी तरीके से आज हालत तमाम छोटे छोटे देशों में हो गई। वह देश मायने रख रहे हैं जिनकी कोई वजूद नहीं होता था और आज भारत की कोई जगह नहीं रह गई। इसका उदाहरण G7 की जितनी अभी 6 सालों में समिट हुई थी सभी में भारत आमंत्रित किया जाता था। लेकिन पहली बार यह स्थिति है कि कनाडा में हो रही है और भारत को आमंत्रण तक नहीं मिला है। भारत को आमंत्रण न मिलना अपने आप में बेहद गंभीर है और रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि किसी तरह दे दीजिए, हम आएंगे नहीं, हमारी इज्जत रह जाएगी। अब आप इस हालत में यदि भारत को देख रहे हो तो क्या है? यानी ना आपका रसिया दोस्त रह गया, ना अमेरिका दोस्त रह गया, ना यूरोपियन कंट्रीज में आपकी कोई धमक रह गई और ना ही कहीं और। फ्रांस भी आपको आंखें दिखा रहा है। जब भारत पाकिस्तान के बीच विवाद खड़ा हुआ, युद्ध जैसे हालात पैदा हुए, तब भारत के साथ एक भी देश नहीं खड़ा था। लेकिन कहानी बताई जाएगी हम तो ये कर रहे हैं, हम तो विश्वगुरु हैं, हम तो जो कुछ। तो वास्तविकता यह है कि भारत फेल हुआ है। हम कहते हैं हम चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गए, लेकिन साहब बुलेट ट्रेन के लिए हम कर्ज किससे ले रहे हैं? 5वीं इकोनॉमी जिसे आप बता रहे हैं जापान, उससे ले रहे हैं। तो आप अपनी हैसियत असलियत में समझ लीजिए। अब आता हूं, राहुल गांधी ने यही बातें बार बार समझाई कि भारत ने अपनी कूटनीति बेहद खराब कर ली है। अपने अड़ोस पड़ोस में उसने इस तरह से किया है कि हम जैसे सबको अलग थलग रखते थे और चाइना से और हम तमाम से अपने रिश्ते बना के रखते थे, वो खराब हुए। वही आज साबित हो रहा है। यानी राहुल गांधी ने जो 3 साल पहले कहा था आज 100% साबित हुआ है कि हमने अपनी कैसे कूटनीति विदेश नीति खराब कर ली। और राहुल गांधी ने यह भी बताया था हमारी विदेश नीति आज हमारे यहां न तय हो के कहीं और तय हो रही है, विदेश में तय हो रही है। अब दूसरी चीज आप देखिए, उन्होंने कहा था इससे बड़े गंभीर खतरे पैदा होंगे, वो दिखाई दे रहे हैं। आज हालत यह, राहुल गांधी ने फरवरी महीने में ड्रोन उड़ा करके बताया था कि आने वाला वक्त इस तरह के विमानों पर इतना खर्च करने और सबके लिए नहीं है, ये होने चाहिए। लेकिन अब आने वाले सारे युद्ध जो होंगे वो ड्रोन से होंगे। और हमने देखा कि तुर्की से सस्ते सस्ते जो है ड्रोन खरीद के पाकिस्तान ने हमारे बड़े बड़े विमान गिरा दिए। और इसका अब उदाहरण देखने को मिला यूक्रेन। यूक्रेन ने चुपचाप अपने 15 लाख ड्रोन बना डाले। 3 साल से जो लड़ाई लड़ा है, कमजोर हो चुका है, उसने ड्रोन से ऐसा अटैक किया कि रूस जैसी महाशक्ति हिल गई। और रूस सरकार ने भारत के प्रधानमंत्री की तरह से डरपोक वाला काम नहीं किया। उसने माना कि हाँ
यूक्रेन ने अपने ड्रोन के जरिए हमारा भारी नुकसान किया है। हमारे इतने विमान जो है, जो बड़े महत्वपूर्ण विमान थे, वो मार गिराए। अब आप सोचिए, राहुल गांधी ने जो कहा था वही सही साबित हुआ। राहुल गांधी ने कहा था मेक इन इंडिया पर आपका अच्छा कंसेप्ट था, इस पर काम करते तो आज हम दुनिया के अंदर बेहतरीन ताकत होते, और आज यह साबित हो रहा है। आप देखिए, अमेरिका ने रोक दिया कि नहीं, कोई भी अमेरिकी कंपनी भारत में यदि बनाएगी अपने प्रोडक्ट तो फिर हम उसे देख लेंगे। साहब, तमाम कंपनियां रुक गई। यहां तक कि एलन मस्क अपनी टेस्ला की फैक्ट्री खोलने आने वाले थे और उन्होंने भी ना कर दिया। उन्होंने कह दिया हम नहीं खोलेंगे। उधर प्रधानमंत्री ने जब दुनिया में एयर ऑपरेटर्स से की मीटिंग में बात की तो नरेंद्र मोदी ने उन्हें कहा कि आप आइए, भारत में ये संभावनाएं हैं, ये हैं। तब इसका इंडिको ने बड़ा भारी जवाब दिया कि द्विपक्षीय तो हो सकता है, आप कोई बहुत बड़ी वो मत बताइए। 24 करोड़ जो आपके यहां घरेलू और विदेशी यात्री हैं, वो बिल्कुल सही है, वो एक ताकत है, लेकिन वो उनके बूते है, सरकार के बूते नहीं है। सरकार का कुछ नहीं है, सरकार की नीतियां अच्छी नहीं, ना यात्रियों के लिए ना कंपनियों के लिए। यानी कोई आपके साथ में खड़े होने को तैयार नहीं। निवेश व्यक्ति सिर्फ उसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपना बेनिफिट चाहता है। इधर आप देखिए, इसी तरीके से कई और विदेशी निवेशक आने वाले थे, वो रुक गए, और भारत में अब विदेशी निवेश लगभग खत्म हो गया है। विदेशी निवेश खत्म हो गया है। भारत के निवेशक जो है, पूंजीपति, वो विदेशों में निवेश कर रहे हैं, भारत में निवेश नहीं कर रहे हैं। भारत का मैन्युफैक्चरिंग उद्योग बर्बाद हो गया, जो मेक इन इंडिया के लिए राहुल गांधी ने कहा था। राहुल गांधी ने कहा था आत्मनिर्भर भारत का जो कंसेप्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे वही सबसे अच्छा है, और उसमें जो भारत के पीएसयूज हैं उनको मजबूत करके, उनसे प्रोडक्शन करके हम पूरी दुनिया को झुका सकते हैं। लेकिन पीएसयूज को बेचने के सिवा नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया, और वह बर्बादी में है। इसी कारण से भारत के अंदर बेरोजगारी भी है और महंगाई भी है। तब भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या करते हैं? नरेंद्र मोदी के खासम खास सिपह सालार अमित शाह पश्चिम बंगाल जाते हैं, जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के भतीजे, वो भी इस प्रतिनिधिमंडल में गए हैं और दुनिया में बता रहे हैं कि भारत कितना अच्छा है और पाकिस्तान ने कितना गलत किया है। उनके लिए कहते हैं कि ममता बनर्जी ने तो ऑपरेशन सिंदूर का अपमान किया, उसका विरोध किया। कितना कोरा झूठ बोल रहे हैं। इसी तरीके से कांग्रेस के बारे में झूठ बोल रहे हैं, जबकि कांग्रेस के भी प्रतिनिधिमंडल गया हुआ। और यही नहीं, यदि आप देखें, कांग्रेस ने तो सबसे पहले देश में यह कहा कि हम साथ खड़े हैं, आप कोई भी एक्शन लीजिए, लेकिन ऐन वक्त पर विड्रॉ कर जाना बगैर किसी से वार्ता किए, यह नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के डर से किया, यह पूरी दुनिया ने देख लिया। तो ऐसी स्थिति में अब किसी और को क्या दोष दें? असफलता आपकी है, आप झूठे डायलॉग देते रहिए। फिर अमित शाह कहते हैं कि बॉर्डर से बांग्लादेशियों को ममता बनर्जी अंदर कर ले रही। अरे भाई, बॉर्डर किसके अंडर में आते हैं? भारत सरकार के अंडर में, और वो भी अमित शाह के ही अंडर में है। बीएसएफ उन्हीं के अंडर में है, आईटीबीपी उन्हीं के अंडर में है, सीआरपीएफ उन्हीं के अंडर में, सीमा सुरक्षा बल उन्हीं के अंडर में। तो ऐसी स्थिति में जब ये कहते हैं, और सेना भी भारत सरकार के ही अंडर में, तो चाहे पाकिस्तान सीमा से घुसपैठ हो, म्यांमार से घुसपैठ हो या बांग्लादेश से घुसपैठ हो, उसे किसे रोकना है? 11 साल से आपके पास। तो झूठ, कोरा झूठ, अपनी असफलताएं। और यह नहीं बताते हैं बैसरन घाटी में, पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई, उसमें क्यों वहां से पुलिस हटाई गई, क्यों वहां से सुरक्षा बल हटाए गए, क्यों वहां पर सुरक्षा नहीं थी? जो काम तो अमित शाह का था, क्योंकि वहां की पुलिस, सुरक्षा बल, सारी सब कुछ अमित शाह के अंडर में। यानी आप करा करके इस तरह की घटना और लाभ लेना चाहते थे, और फिर आते ही के रिश्तेदार वहां पर 7 स्टार होटल बना रहे हैं, जिसके लिए जमीनें खरीदनी है, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। तो यह सब सच सामने आ जाता है।
तो जब आप अपने निजी स्वार्थ को देश के ऊपर रखते हैं तो यही होता है, और आज उसी का खामियाजा देश भुगत रहा है। देश के अंदर अराजकता है, हत्याएं हो रही, कहीं कुछ हो रहा है, लड़कियां शिकार हो रही हैं, जंगल राज हो गया है जो कहते थे। आज उत्तर प्रदेश में आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नेता का बेटा 130 लड़कियों के साथ उसके वीडियो पाए गए, किस तरह से उसने क्या क्या किया। और इसी तरीके से भाजपा से ही जुड़े हुए एक व्यक्ति ने मुजफ्फरपुर बिहार में एक 5वीं में पढ़ने वाली बच्ची के साथ में रेप करा और सब कुछ किया और वो मर गई। इसी तरीके से जहां जहां घटनाएं हो रही हैं इन्हीं के लोग आ रहे हैं, हत्याएं करने वाले इनके लोग हैं, जमीनें कब्जा करने वाले इनके लोग हैं। और इसके बाद आप कह रहे आप राहुल गांधी से राजनीति, मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग, वह राजनीति जो देश का भला कर दी गई, वह कूटनीति सीखिए जिससे दुनिया में भारत एक मजबूत ताकत है। और राहुल गांधी से टेक्नोलॉजी के बारे में जानिए, गोबर जो गैस आप बनाने की बात करते हैं और नाली की गैस से चाय बनाने की बात करते हैं, उससे देश नहीं चलता है, उससे दुनिया में भारत की बेइज्जती होती। राहुल गांधी ने जो सवाल किए थे उनके जवाब देने चाहिए, वो तो आपके पास है नहीं। तो आप लगातार इस तरह का काम कर रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है, लगातार गिर रही है, और ऐसी स्थिति भारत को कौन ताकत माने? सिर्फ भारत की आबादी है जो खाती है, लेती है, बनाने की स्थिति में है ही नहीं। और न यहाँ इस पर सोचा जा रहा है। यहाँ तो मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे और चर्च और इन्हीं में सबको लड़ाया जा रहा है, और इसी के कारण भारत की बद से बदतर हालत हो गई है। नफरत चारों तरफ फैली हुई है, कहीं जात के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे। न्याय बचा नहीं है, न्याय पक्षपाती हो गया है। अदालतें चेहरा देख करके फैसले सुनाती हैं और आदेश देती हैं। तो अब आप समझ लीजिए क्या भारत आपने बना दिया है। आइडिया ऑफ इंडिया की आपने हत्या कर दी, और राहुल गांधी आइडिया ऑफ इंडिया की प्रतिमूर्ति है। तो यह आप समझ लीजिए कि आपने जो किया है उसके लिए आपको राहुल गांधी से ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी, या ट्रेनिंग ले लेंगे तो शायद आप अभी भी कुछ संभाल सकते हैं, क्योंकि आपके कार्यकाल के 4 साल हैं, तो कम से कम उसी में कुछ देश का भला हो जाए। सोचिए, बच्चों को रोजगार मिल जाए, बच्चियां सुरक्षित हो जाएं, घरों में थोड़ी खुशहाली आए, क्योंकि घर, आज स्थिति यह है, घरेलू कार बाजार जो कार निर्माता है उनका घरेलू यानी भारत में खपत उतनी अच्छी नहीं है, वो निर्यात के बूते अपने आप को चला रहे हैं। यह एक सत्य है। इसलिए सोचिए भारत को आप कहां ले आए। जय